नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीडी क्लासेज में। दोस्तों, आज है 4 सितंबर और आज हम देखने वाले हैं 4 सितंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोल इंडिया 2023-24 तक कितनी परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 500 परियोजनाएं। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार कोल इंडिया 2023-24 तक 500 परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कोयला के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के तहत कोयला मंत्रालय नए विकल्पों को तलाश रहा है। इस निवेश का उद्देश्य भारत को कोयले में आत्मनिर्भर बनाना है। यह 2023-24 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड को अगले 3 से 4 वर्षों में 14,200 करोड़ रुपए का निवेश करना है। दोस्तों, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास सही है या इसमें कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के साथ सहयोग को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी फिनलैंड। भारत सरकार ने खनन मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच एक अहम समझौता हुआ है। यह समझौता भूविज्ञान प्रशिक्षण, उपयुक्त विश्लेषण और खनिज पूर्वानुमान के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भूभौतिकी और भूकंपीय सर्वेक्षणों को अंतिम रूप दिया गया। इसके अलावा समझौता ज्ञापन का उद्देश्य खनिज संसाधनों और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा और एक मंच प्रदान करना है। दोस्तों, यहाँ पे आया है फिनलैंड देश। फिनलैंड देश की राजधानी हेलसिंकी है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। यहाँ के प्रधानमंत्री सना मरीन हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कार्डियोलॉजिस्ट का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एस पद्मावती। भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का हाल ही में कोविड-19 के कारण 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 1917 में बर्मा में हुआ था और 1942 में वे भारत आ गई थी। इन्हें लोकप्रिय रूप से गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। वह ऑल इंडिया हार्ट फाउंडेशन की संस्थापक थी और इन्होंने 1981 में दिल्ली में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इन्हें 1967 में पद्म भूषण, 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन चीन में हुआ है। इस संगोष्ठी की थीम बहुपक्षवाद को मजबूत करें, एक साथ सुंदर भविष्य बनाए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आया है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की यह स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय मैनहट्टन में है। इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष मारिया फर्नेडा हैं।
इसमें सदस्य देशों की संख्या 1993 है। इसकी आधिकारिक भाषाएं अरबी, फारसी, चीनी, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए श्री जगबीर सिंह। भारत के राष्ट्रपति द्वारा श्री जगबीर सिंह को मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने 3 रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार विजेता इस प्रकार हैं। पहले हैं स्वर्गीय श्री जगबीर सिंह, यह उत्तर रेलवे में कांस्टेबल थे। इन्हें सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत दिया गया है। दूसरे हैं शिवचरण सिंह, यह पश्चिम रेलवे में कांस्टेबल हैं। इन्हें उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। तीसरे हैं श्री मुकेश कुमार मीरा, यह उत्तर पश्चिम रेलवे में हेड कांस्टेबल हैं। इन्हें जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आया है जीवन रक्षा पदक। जीवन रक्षा पदक अशोक चक्र की वीरता पुरस्कारों की श्रेणी है। इसे वर्ष 1961 में स्थापित किया गया है। इसे 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक यह बचाने वाले के जीवन के लिए बहुत बड़े खतरे की परिस्थितियों में जान बचाने पर विशिष्ट साहस के लिए प्रदान किया जाता है। दूसरा है उत्तम जीवन रक्षक पदक। उत्तम जीवन रक्षक पदक यह बचाने वाले जीवन को खतरे से बचाने पर साहस और तत्परता के लिए प्रदान किया जाता है। तीसरा है जीवन रक्षा पदक। जीवन रक्षा पदक बचाने वाले को गंभीर चोट लगने की परिस्थितियों में जान बचाने के लिए साहस और तत्परता के लिए प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा युद्ध अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच बंगाल की खाड़ी में होने वाला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रूस। भारत और रूस सामरिक मालका के जलडमरू मध्य के पास अंडमान सागर में इंदिरा 2020 का आयोजन करेंगे। 3 रूसी नौसेना जहाज और भारतीय नौसेना के जहाज कुछ विमानों के साथ 4 और 5 सितंबर को इस अभ्यास में भाग लेंगे। यह पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण ऐसे सभी अभ्यास रद्द कर दिए गए थे। कोविड-19 महामारी और चीनी सैनिकों की भागीदारी के कारण भारत ने हाल ही में रूस में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 में भाग लेने से इनकार कर दिया था। दोस्तों यहाँ पे आया है इंदिरा युद्ध अभ्यास। इंदिरा युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच आयोजित एक त्रिकोणीय सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का पहला संस्करण 2003 में आयोजित किया गया था। 2017 में पहली बार संयुक्त त्रिकोणीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में नए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी शैलेंद्र दसोरा। शैलेंद्र दसोरा जम्मू में नए चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में शामिल हुए हैं। वह 1984 बैच के भारतीय डाक सेवा अधिकारी हैं। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में डाक विभाग के कामकाज की समीक्षा की। दोस्तों यहाँ पे आया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। इसकी शीतकालीन राजधानी जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। जम्मू और कश्मीर के वर्तमान समय में एलजी मनोज सिन्हा हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। अभियान को 5 थीमों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वच्छता शपथ, दूसरा है शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी, तीसरा है कोविड स्थितियों में स्वच्छता, चौथा है घरों के स्रोतों से कचरों को पृथक्करण करना, पांचवा है सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करना। अभियान एक जन जन आंदोलन बन गया क्योंकि लगभग 35 लाख नागरिकों ने इस अभियान में भाग लिया। दोस्तों यहाँ पे आया है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंघा है। यहाँ का राजकीय पक्षी दूधराज है। यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है। राज्यसभा तथा लोकसभा की सदस्यों की संख्या क्रमशः 11 और 29 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने हाल ही में किसे हराकर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्रैडली क्लेन। ब्रैडली क्लेन को हराकर भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया। इससे पहले सोमदेव देवबर्मन 2013 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे थे। सुमित नागल 23 साल के हैं और दुनिया के 122वें नंबर के टेनिस खिलाड़ी हैं। वह यूएस ओपन के दूसरे दौर में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियम से भिड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे आया है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक है। यह 3 हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन और तीसरा है विंबलडन ओपन। यूएस ओपन 2020 टेनिस के यूएस ओपन का 140वां संस्करण है। राफेल नडाल ने यूएस ओपन 2019 में पुरुष एकल खिताब जीता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने द यंग माइंड्स बच्चों का पहला समाचार पत्र लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, असम। असम राज्य सरकार ने द यंग माइंड्स बच्चों का पहला समाचार पत्र लॉन्च किया है। बच्चों का पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स बच्चों के बीच रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने और लिखने की आदत पैदा करेगा। दोस्तों यहाँ पे आया है असम राज्य। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। असम राज्य का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। यहाँ का राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा है। यहाँ का राजकीय पक्षी सफ़ेद पक्षी बत्तख है। यहाँ पर राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 48वीं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई और 48वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत 2019 में 52वें स्थान पर था। यूएस की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने यह सूची 131 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन पर आधारित है। इस सूची में स्विट्जरलैंड ने अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी है। स्वीडन दूसरे स्थान पर, अमेरिका तीसरे स्थान पर है। दोस्तों यहाँ पे आया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो आइए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया भर के 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत आंकड़े प्रदान करता है। इसके 80 संकेतक नवाचार की एक व्यापक दृष्टि का पता लगाते हैं, जिसमें राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक परिष्कार शामिल है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, तथा जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, धन्यवाद।